तो सभी लोग सीधे बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव। मन शांत, तन शांत, विचार शून्य, चिंताएं समाप्त, आक्रोश समाप्त, क्रोध समाप्त, आलस्य समाप्त, अकेलापन समाप्त, प्रेम की स्थापना, क्षमा की स्थापना, स्थिरता की स्थापना, आरोग्य की स्थापना। रोम रोम स्वस्थ, सुंदर, शांत, स्थिर। अंदर और बाहर की सारी हलचल समाप्त। गुरु का आवाहन। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान, विवेक, चिंतन के साथ भ्रमण करती रहती है। श्वेत प्रकाश की उस ज्ञानमयी विवेक की ऊर्जा को, गुरु ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। ध्यान करें कि अखंड ब्रह्मांड से श्वेत प्रकाश की गुरु ऊर्जा गुरु मंडल से आती हुई आपके सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करती हुई संपूर्ण शरीर को प्रकाशित कर रही है। रोम रोम में गुरु ऊर्जा का प्रवाह, गुरु के सूक्ष्म संरक्षण में हम इस न्यास योग के सत्र को प्रारंभ करेंगे। गुरु का आवाहन। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ज्ञानं गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वर गुरु गुरु साक्षात् परं साक्षात् ब्रह्म परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री नमः। गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूलं, पूजा मूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कृपा ही केवलम, ज्ञान और विवेक से ही हम जीवन में आगे बढ़। गुरु के सुंदर सानिध्य का ध्यान करते हुए चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव, प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव, दोनों हाथ रगड़ कर आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को खोल लें। दीदी सब्जेक्ट विषय मैं बताऊं? हाँ बताए। जैसे अभी भाभी ने बोला कि कई सारी यादें ताजा हो गई, तो कभी कभी हमारे जहन में पुरानी यादें अच्छी बुरी सब होती हैं, वो इतनी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं कि हम चाहते हैं उनसे निकलना, हम याद भी नहीं करना चाहते बुरी यादों को, अच्छी यादों को याद रखना चाहते, लेकिन फिर भी वो हम पर कभी कभी हावी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए उस समय? दीदी मेरा भी एक प्रश्न है हाँ। कि जैसे कोई अपने को कुछ व्यवहार अच्छा नहीं करता तो अपना मन बहुत दुखी होता है, वो अंदर से इतना दुख होता है कि पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारा। बहुत सुंदर। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि यादें जो होती हैं, कभी कभी होता क्या है कि जो खराब आदतें व्यवहार होती हैं उसके कारण जो यादें आती हैं, तो यह नहीं है कि हमारे मन को वो दुखी करती हैं या दूसरे से जुड़ने में हमको दिक्कत करती हैं। दिक्कत ये करती हैं कि अरे उसका यह व्यवहार है, फिर उसके पास जाएंगे तो वो ऐसा ही व्यवहार ना करे, कहीं ऐसा ही ना कर दे, तो उसकी तरफ से मन फिर से उसकी ओर कदम बढ़ाने से मन भयभीत हो जाता है, डर जाता है और हम उसकी ओर कदम बढ़ा नहीं पाते, सहजता नहीं रह पाती है। और ये प्रायः अपने बहुत ही विशिष्ट संबंधों में होता है। कष्ट भी हमारे विशिष्ट संबंधों से होता है। बहुत अति प्रिय प्रेमी हो, अति प्रिय रिश्तेदार हो, अति प्रिय हमारे मित्र हो, तो इन सब के ऐसे व्यवहार हमें कष्ट देते हैं।
और बार बार, क्योंकि हमें किसी भी तरह से ये संभावना नहीं रहती कि वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, वह मेरे साथ इस तरह की बातें करेगी। मेरी हमारी हर एक व्यक्ति से संबंध जुड़ते ही एक कल्पना होती है कि उसके साथ मेरा ऐसा संबंध होगा। अब मान लीजिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ी या आप हम लोगों के साथ जुड़ी, तो हम लोगों के बीच एक प्रेम का संबंध रहेगा हमेशा। यह एक भाव है बना हुआ, एक भाव यह दिखता है कि हम लोगों के बीच हमेशा अच्छा संबंध रहेगा। आपका भी ये रहेगा कि ये दीदी हमेशा अच्छा बोलेंगी, और हमारा भी ये विश्वास है कि आप लोग हमेशा अच्छा सम्मान करेंगे। कल को आप लोगों में से ही कोई मेरी जमकर आलोचना करे या मैं आप लोगों की जमकर आलोचना करूं, इतना दिन 1 साल बैठी 2 साल बैठी उनके साथ और क्या हुआ, टाई टाई फेस, ठीक है। या मैं कहूँगी इतना मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, क्लास में अलग है, सार्वजनिक जगह पर क्लास में तो बोलने का मतलब है कि आप और अच्छा कीजिए। वो भी ये शुक्रवार के फ्राइडे क्लास में नहीं, किस क्लास में, हम लोगों के जो विशेष क्लासरूम होते हैं। और मैं भी बोलूँ कि ये कुछ नहीं है, ये है वो, तो क्या होगा, मन दुखी होगा और संबंध बिखरेंगे। तो ये तो फिर भी प्रोफेशनल है, आजकल चलो खत्म कर लेंगे। लेकिन जो रक्त के रिश्ते होते हैं, जो संबंध पारिवारिक होते हैं, वो संबंध मित्रता के होते हैं, मित्रता के संबंध भी बड़े गहरे होते हैं। तो इन संबंधों में एक पूरी परिकल्पना होती है प्रेम की। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है तो सामाजिकरण की व्यवस्था प्रारंभ होती है, और परिवार सबसे पहले प्रेम करना सिखाता है, और प्रेम के साथ कहीं न कहीं नफरत के बीज भी बो देता है। अब वो बीज कैसे नफरत के बोए जाते हैं, बहुत स्लोली स्लोली आपके अंदर जाता है, जो आपको पता नहीं होता है, और वो आपका व्यवहार बनता जाता है। प्रत्येक समाज की अलग अलग व्यवहार, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता होती है। एक ही मोहल्ले में आपके यहाँ की सभ्यता संस्कृति अलग हो सकती है और बगल के मोहल्ले में अलग सभ्यता संस्कृति हो सकती है। आप ही के बिल्डिंग में आपके जो अपार्टमेंट है वहां की संस्कृति, और जस्ट बगल में जो घर है, अपना निहायत निजी घर है, वहां रहने वाले की संस्कृति अलग हो सकती है। आप ही के फ्लैट में अलग संस्कृति हो सकती है, और आप ही के कैंपस में रह रहे मजदूर वर्ग के झोपड़पट्टी के लोगों की संस्कृति अलग हो सकती है। रह रहे हैं सभी साथ साथ, लेकिन सभी के संस्कार, सभी की संस्कृति, सभी की व्यवस्था अलग अलग होती है। आप रह रहे और आपके घर काम करने वाली महिला आ रही है, दोनों महिला हैं, लेकिन दोनों के महिलाओं के रहन सहन, बोली, विचार, सभ्यता, संस्कृति में अंतर है। यह अंतर सामाजिक पारिवारिक संस्कृति से हमें मिलता है। हमारा जन्म जहाँ हुआ उस जगह से ही हमारी संस्कृति हमारे अंदर प्रविष्ट करती है। जब हमारी शादी होती है तब हमारा परिवेश बदलता है और व्यवस्थाएं बदलती हैं। लोगों से आपसी तालमेल नहीं होता है तो आक्रोश बढ़ता है। तो सामने वाला अगर थोड़ा ध्यान रखे तो चीजें सही हो जाती हैं, और ध्यान नहीं रखे तो मन में कटुता फैलती है। यहीं से कटुता का प्रारंभ होता है। यहीं से अंदर अंदर आपके आक्रोश, क्रोध फूटने लगते हैं, और यहीं से फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। संबंधों में, व्यवहारों में आपके जन्म लेने लगते हैं नकारात्मकता, निगेटिविटी। और ये निगेटिविटी फिर क्या होता है, लड़कियों का खासकर, लड़कों की परिस्थिति फिर जब जॉब में जाते हैं, कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां ऐसी परिस्थिति से जो समायोजन करना पड़ता है, तो वहां उनकी ऐसी चीजें बढ़ती हैं। लड़कों में इसकी समस्या बहुत कम होती है, और लड़कियों में ज्यादा संवेदनशीलता होती है। लड़कियों को व्यवहार पर, लड़कों में ज्यादातर व्यवसायिक स्तर पर व्यवसाय में ऐसा होता है, लेकिन संबंधों के
जाल में वो लोग उतना ज्यादा नहीं फंसते। अच्छा हुआ तो हुआ, बोल दिया तो बोल दिया। अब भाई भाई लड़ लेगा, आधा एक घंटे के बाद फिर एक हो जाएगा, जमीन का लंबा चौड़ा बंटवारा हो जाएगा, फिर वो लोग, लेकिन भाई की बुराई नहीं सुनना है हमें। तो ये सारी चीजें होती हैं, और लड़कियों के साथ बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है, और इस तरीके से वह अपने अंदर जो बिना बताए धीरे 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 पनपता जाता है, ये परिस्थितियां पनपती जाती हैं, और धीरे धीरे जो ये परिस्थितियां बढ़ती हैं, और एक आपके अंदर एक नया दो तरह का व्यक्तित्व निर्मित होता है। एक व्यक्तित्व होता है बाहर दिखाने का, और दूसरा व्यक्तित्व होता है अंदर छुपाने का। दो तरह के आप व्यक्तित्व में जीने लगते हैं, ड्यूअल पर्सनालिटी इसको हो जाती है। पहली पर्सनालिटी, बाहर में आप गए तो मीठा मीठा बोले, और रूम के अंदर आए, कमरे के अंदर आए तो आक्रोश से भर गए, क्रोध से भर गए, गुस्से से भर गए। उसने ऐसा नहीं किया, उसने अच्छे से बोला, और फिर यह जो पर्सनालिटी है यह सभी जगह फैलने लगता है अंदर का। आप अपनी बहन को फोन कीजिए, मम्मी को फोन कीजिए, पापा को फोन कीजिए, आपके अनुकूल चीजें, आखिर वैसी परिस्थिति में किसको कॉल करेंगे? उन्हीं लोगों को, मायके वाले लोगों को। वहां से अनुकूल चीजें आ गई तो बहुत अच्छा, प्रतिकूल बातें आ गई कुछ, तो फिर वहां से भी मन खट्टा होने लगता है, और इस तरीके से सारे संबंधों में एक अनचाहा सा अनचाही सी दूरी आने लगती है, अनचाही सी चीजें, एक कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, और यही यादें फिर कभी जोर से बोल दिए, कभी कुछ व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं दिख गया, तो ये बुरी यादों के रूप में हमारे अंदर सिमटने लगती है, वो हम सहेजने लगते हैं। और यही चीज व्यवहार का होता है, यही व्यवहार है। क्योंकि व्यवहार में यहीं पर कहीं कोई जोर से बोल दिया, जिससे हम सोचते भी नहीं है कि वो हमें ऐसा बोलेगा, मेरा मजाक उड़ा देगा, मेरी बातें कर देगा, और वहां से ये मिलता है, और यह हमारे मेमोरी में चला जाता है। हमारे जो मैंने कई बार चर्चा की कि हमारी मस्तिष्क तीन तरह पर, तीन लेवल पर बनी हुई है, चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। तो चेतन मन में जो सामने बातें आती हैं वह चेतन मन की बातें हैं। अचेतन मन जो दूसरा लेवल है, वहां से जाती हैं और कुछ बातें निकल जाती हैं अवचेतन मन में। और अचेतन मन में क्या होता है, वह जाके संग्रहित हो जाती है, वो वहां जाकर ठहर जाती हैं, और वो ठहर जाती हैं तो वो जब जब ऐसी परिस्थिति आएगी, वह वहां से खुदक खुदक कर बाहर निकलेगा, और फिर आपको वह ये यादें, उसी को याद कहते हैं। वो फ्रेश हो लेना 7 बजे तक, परिस्थिति 7 आएंगी, बजे तक। वो क्या करेगा, फुदक फुदक कर आपके पास आएगा, और वही यादें बाहर आएंगी, और फिर आपको परेशान करेंगी, और परेशान करने के साथ साथ उनको, आपको उन तक जाने से भी रोकेंगी। वो आपको याद दिलाएंगी, जैसे ही आप उस आदमी की तरफ कदम बढ़ाइएगा, वह खुदक कर बाहर आएगी और कहेगी, अरे तुम भूल गए, उसने ऐसा बोला था। फिर आगे बढ़िएगा, फिर अरे, फिर से वो फुदकेगी, जो वहां आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो फिर से निकलेगा, अरे तुम कहाँ चले, रोको कदम, उसने तो तुम्हें ऐसा बोला था। तो इस तरीके से कर 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 क्या होगा आपको, कि वो बुरी यादें आपको रोकेंगी। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? आप ध्यान याद रखिए, आप आपकी अपनी चिंतन ही आपकी परछाई है, आपके अपने विचार ही आपकी अपनी परछाई है। कोई भी, किस भी चीजों ने, किसी ने कुछ किया है, वह हो सकता है अपने रास्ते निकल गया हो, लेकिन आपने इसे अपनी चिंतन में बैठा लिया है, अपने विचारों में बैठा लिया है, और इसलिए आपका वह व्यक्तित्व बन गया है। आप शंकालु हो गए हैं, आपको सब संबंधों पे शंका नजर आता है, मन भयभीत हो जाता है, और आप जो है आगे बढ़ने से रुक जाते हैं।
तो आपकी जो चिंतन, आप एक आईने के पास खड़े हो जाइए और आईने के पास खड़े होकर अपने आप को देखिए। आपका चेहरा आपको बता देगा कि आप किस स्थिति में हैं। आपके चेहरे पर तनाव है तो आप उन परिस्थितियों से प्रभावित हैं। अगर आपके चेहरे, आंखें धसी हुई हैं तो आप गहरी नींद नहीं लेते हैं, आप उन परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आपका अचेतन मन में जो कुछ भी है वो आपको परेशान कर रहा है। अभी तुरंत, अभी जस्ट प्रतिभा मूल्यदी ने जैसा कहा कि किसी का व्यवहार हमें कष्ट देता है, वह व्यवहार भी यादें बनकर आपके अचेतन मन में चली गई है। उसका व्यवहार आपको बिल्कुल प्रभावित किया और आपने उसको ग्रहण कर लिया। आपने उसको अपने जो आपका स्लेट था उस पे लिख दिया, अचेतन मन पे लिख दिया। अब क्या होता है, वह अभी ताजा ताजा है तो वह जैसे ही याद आता है पूरा शरीर गन 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 करने लगता है। पूरा शरीर गनगन क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो तरंगे हैं बहुत बाद में जाती हैं तो सिर्फ मन दुखी होता है और आंखें बहती हैं, लेकिन प्रारंभ में उनकी तरंगे संपूर्ण शरीर में क्रोध का जलजला बनकर, शर्म का जलजला बनकर, लज्जा का जलजला बनकर, मतलब ऐसी परिस्थिति मेरे साथ कैसे हो सकती है, कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, इस तरह के भाव उत्पन्न कर। व्यवहार करने वाले को तो पता भी नहीं है कि मेरे इस व्यवहार से सामने वाले को इतना प्रभावित हो रहा होगा। सामने वाला कहता है मैं यथार्थवादी हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, और प्रैक्टिकल जो दिखता है ठीक है, जिसको जाना है जाए, जिसको जो करना है करे। मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मेरे लिए यही सही है। उसको सामने वाले के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम सेंसिटिव हैं, सामने वाले हैं, तो मेरा मन कहता है कि अरे तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो, हमसे बातचीत कर रहे हो, मुझे साथ लेकर आए हो, तो तुम मेरे प्रति संवेदनशील कैसे नहीं हो सकते हो? तुम मैं तुम्हारे घर में गई हूँ तो तुम कैसे मेरे प्रति असंवेदनशील हो गए, या मैं तुम्हारे घर में गई हूँ तो तुम कैसे मेरे लिए असंवेदनशील हो गए? है ना, हम किसी के घर में चले जाएं और एक गिलास पानी ना पूछे, बैठने ना कर, खून तो एकदम ऐसे घोड़े की तरह ही नहीं आएगा। कई बार पुरानी प्रसंगों को उठाना भी निरर्थक होता है। उन लोगों का जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन चीजों को बोल देते हैं, जिन चीजों को कर जाते हैं, उनका कोई मायने नहीं उनके लिए रहता है, वो अर्थहीन होता है। तो हमें उन चीजों को अपने अंदर, क्योंकि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि उनको परिस्थिति हमको देखना है, हमको बोलना है, हमें उन परिस्थितियों की खोज में रहेंगे, इसका मतलब है कि उन वाक्यों को, उन संदर्भों को हम लगातार जी रहे हैं। हम लगातार उनको देखते हुए मौका खोज रहे हैं कि हमें उन्हें बोलना है। यानी जब तक हम बोल नहीं लेंगे, उन परिस्थितियों को हमने जीवित बनाकर रखा हुआ है, और जब हम किसी चीज को जीवित बनाकर रखेंगे, हमारी चिंतन ही हमारी परछाई है। तो अगर हम उन चिंतन को जीवित रखेंगे तो फिर हमारे भी शरीर से वैसे ही आभा मंडल दिखेंगे, वैसे ही आभा मंडल का प्रवाह होगा। हम 5 लोगों को उन्होंने बुलाकर ऐसा कहा, तो हम 5 लोगों का आभा मंडल अगर वैसे ही प्रभावित होता रहेगा, हम काम छोड़कर इस आशा में लगे रहेंगे, बार बार इस तैयारी में लगे रहेंगे कि कब ऐसा मौका मिले और हम लोग जाकर ये बातें कहें, तो हमारा आभा मंडल, जो 5-6 लोग हैं उनके आभा मंडल पूरे डिपार्टमेंट को, उनके घर को, सभी को वह आभा मंडल प्रभावित करेगा। और फिर हमारी परछाई, वैसी परछाई हमारे जिस तरफ भी पड़ेंगी, वहां वैसी निगेटिव एनर्जी को फैला देंगी।
और फिर वही चीज एक एक अस्थाई भाव बन जाएगा, क्योंकि वो एक संकल्प हमारा हो गया। अभी लक्ष्मी दीदी ने बोलेंगे तो जरूर, तो संकल्प बना, है ना। और जो संकल्प हमारा बन गया, वह संकल्प काम तो करेगा। और हम जब तक नहीं बोलते रहेंगे, बोल रहेंगे, तब तब वह घटना संकल्प के रूप में हमारे अंदर जीवित रहेगी। जैसे ही है हाँ, और संकल्प के रूप में जब हमारे अंदर जीवित रहेगी, तो वह धीरे 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 हमारे व्यक्तित्व में क्या करेगी, निगेटिविटी भरेगी। क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है कि मौका कब हमें मिलने वाला है, और मौका जब तक नहीं मिलेगा हम तो उसको जीवित रखेंगे ही ना, तभी तो बोल पाएंगे। नहीं भूल जाएंगे तो फिर कैसे उस समय उनको देखे, जा उन्होंने उस दिन कुछ किया था, कुछ तो किया था, बोलना है तो हम भूल जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। या तो बार भूल, बार दिमाग में वो बार बार पिंच करता रहता है। उसको याद करवाना पड़ेगा पिंच को, कि हम याद रखें, याद रख, और यही यादें बुरी यादों के रूप में आपको कष्ट दें। तो आपको इन यादों से निकलना पड़ेगा। तो जैसा कि उषा दीदी ने कहा कि क्षमा कर देंगे, तो क्षमा कर देंगे का मतलब भूल जाना पड़ेगा। क्षमा करने के बाद चीजों को भूलना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, नकली क्षमा करते हैं और फिर भूलते नहीं हैं। तो क्षमा करके चीजों को भूलना पड़ेगा। तो दिव्य क्षमा, सबसे पहले राइटिंग वर्क करेंगे। इसके लिए राइटिंग वर्क कैसे करेंगे, जितनी भी पुरानी यादें हैं उसको लिख कर जलाएंगे। और इतना आप लोग जान लीजिए, जब तक हमें लिखते समय वो आता ही रहता है, इसका मतलब वो अभी हमारे अंदर से खत्म नहीं हुआ है। तो ये 6 महीना हो, साल भर हो, 2 साल हो, 4 साल हो, जब तक हमारी राइटिंग में वो चीजें आती रहेंगी, हम लिख कर चलाते रहेंगे। अपने आप वो मेरे अंदर से खत्म हो जाएगा, तो फिर वह आएगा ही नहीं उस राइटिंग में। और आत्मा, हम एक पेज प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर पर लिखने बैठेंगे। और क्या करेंगे, लिखने बैठेंगे जब हम प्लेन पेपर, ये पेन है, इसे पेन कहते हैं, ठीक है, और इसे पेपर कहते हैं। ये पेन लिए और ये पेपर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ इस पर पहले दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो 3 बार जप लिए। इस पेपर को अभिमंत्रित कर लिए और इस अभिमंत्रित पेपर पर लिखने बैठे। अब जब पेन चलना शुरू हुआ तो बस चलता रहेगा, ठीक है। कंचन ने मुझे डांटा था, ठीक है। प्रतिभा मुझे दी, प्रिंसिपल नहीं है किया। चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। चाहे ये आपका चलना लिखा कर हो, या ये लाइन बनता रहे, या त्रिभुज बन जाए, बात आपके दिमाग से चलती रहे और यहाँ पेन चलता रहे, ठीक है। ये चलता रहे, आपको जो दिमाग में आता है वो बोलते रहिए। जो बातें आती हैं बोलते रहिए। जितनी निगेटिव बातें हैं, बीना दीदी ने आज हमें डांट दिया, ये किया, उनका बात, उनका व्यवहार मुझे बिल्कुल आज अच्छा नहीं लगा। फिर आपको जो है कुछ व्यवहार में इमोशन आएगा, रोना आएगा, तो रोना जैसा भी अपना करते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। घड़ी का अलार्म लगा दीजिए, और 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का अलार्म लगा दीजिए, 5 मिनट का, जितना आपके पास समय है, और ये लिखते जाइए। लिखते लिखते जब आपका मन भर जाए या अलार्म बज जाए, दो में से जो एक चीज हो जाए, इस पेपर को, ये नहीं है, इस पेपर को जो है आपको, ये आगे लिख लिए तो पीछे भी लिखिए, सब भर देना है, कहीं एक भी जगह छोड़ना नहीं, लिख दीजिए। अब तो हम लोग को लिखने को कुछ नहीं मिलता है, पहले बहुत मिलता था। लिखते जाइए। सारा लिख दिए। लिख देने के बाद ये पेपर को अब क्या करेंगे,
फिर से इस पेपर को दोनों हाथों के बीच में लेंगे। यहाँ से एनर्जी और यहाँ से एनर्जी, दोनों एनर्जी के बीच में ये जा रही है। और यह एनर्जी इसको दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। ये जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ने मुझे कष्ट दिया है, दुख दिया है, जिसके कारण मुझे कभी भी जरा सा भी दुख पहुंचा है, उन्हें मैं क्षमा करती हूँ या करता हूँ। और मेरे कारण जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को कभी जरा सा भी दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो मैं उससे क्षमा मांगती हूँ। ये करके और यहाँ दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, दिव्य क्षमा प्रकट। ये कर लेने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको अग्नि तत्व में जला देंगे। अग्नि तत्व क्या करेगा, अग्नि तत्व क्या करता है, अगर हम हवन करते हैं तो क्या होता है, जो भी हवन सामग्री डालते हैं उसके सुंदर तत्व को निकालकर वातावरण में फैला देता है और निगेटिविटी को जला देता है। तो इसके सुंदर तत्व को, जिसके प्रति हमें क्रोध था, आक्रोश था, वो जला देगा और जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न करेगा वह वातावरण में फैला देगा। तो यह सबसे सरल उपाय है ये करने का, जिससे कि हम अपनी पुरानी सारी यादों से छुटकारा पा सकते हैं, निगेटिव यादों से। तो पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि निगेटिव जो यादें हैं, जो निगेटिव चीजें हैं, जो दूसरी यादों में हम क्या करेंगे, दूसरी काम हम क्या करेंगे, तो हम दिव्य क्षमा का जप जितना संभव है उतना करेंगे। और ये बोलकर, इस संकल्प के साथ कि जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से मुझे जरा सा भी कष्ट मिला है, दुख हुआ है, तो मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। और यदि मुझसे किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। ये भाव, ये संकल्प लेने के बाद 108 बार, 1008 बार, 1,00,000 बार, जितना संभव हो उतना दिव्य क्षमा मंत्र जपेंगे। अब ये दिव्य क्षमा मंत्र है क्या? दिव्य क्षमा मंत्र क्या है? दिव्यता यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा, क्षमा का भाव ईश्वरीय ऊर्जा से युक्त होकर उन तक पहुंचे जहां पर हमारा विरोध है, जहां हमारे साथ दुख के भाव हैं, कष्ट के भाव हैं, और वहां तक पहुंचकर जो रोग और शोक उनके माध्यम से हमें मिला है या मेरे माध्यम से उन्हें मिला है, वह खत्म हो जाए, वह समाप्त हो जाए। इस भाव के साथ इस जो न्यास योग के ये मंत्र है, बेसिक मंत्र है, 2 दिव्य प्रेम और ये दिव्य क्षमा का मंत्र जप लेने के बाद कम से कम 11 बार दिव्य प्रेम का मंत्र जप लेंगे तो प्रेम की स्थापना हो जाए। तीसरी बात, ये सब कपोल कल्पना है, इतना आसान नहीं होता है ये सब कर लेना, इतनी सरलता से सब चीजें हो नहीं जाती हैं, है ना। तो फिर क्या करेंगे? होती है दीदी करने से। हाँ, तो अभ्यास करने से चीजें होती हैं। तीसरी बातें हम ये करेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर मंथन छोड़कर अभ्यास करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।